Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. वालेकुम सलाम। We started from the fact that हमें हमारी जिंदगी की जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम जीते हैं, जिसके अंदर हम पलते बढ़ते हैं, वो एनवायरनमेंट हमें फॉर्म कर रही होती है। वो एनवायरनमेंट हमें फॉर्म फॉर्म कैसे कर रही होती है? वो कॉन्वर्सेशंस जो हमारी हो रही हैं उससे हो रही होती है। आप आज जो कुछ भी हैं वो उन कॉन्वर्सेशंस का नतीजा है कि जो आपने जिंदगी में आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट रही हैं। ये दो किस्म की होती हैं जी कॉन्वर्सेशंस। इनिशियली ये एक्सटर्नल होती हैं और फिर ये इंटरनल होती हैं। हम अपने आप से वो गुफ्तगू उसी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट करने लग पड़ते हैं जिसमें हम बाहर से वो गुफ्तगू ले रही होती हैं। हमें इस वजह से, क्योंकि ये इसकी हैसियत है और ये इसकी हैसियत एक जगह पे कुरान मजीद ने भी बयान की और ये कहा कि जब लोग कुरान मजीद के बारे में नामुनासिब रवैया रखें और वो उसका मजाक उड़ा रहे हों तो तुम उनके साथ ना बैठो वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे। एंड दैट इज अ वेरी बिग क्लू एज वेल। कैसे हो जाओगे उन जैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन दोज कॉन्वर्सेशंस, उन कॉन्वर्सेशंस में कि जो आपकी जिंदगी पर बुरा असर डाल सकती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने में। इस वजह से हमें बहुत माइंडफुल होना चाहिए कि हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को किन में हम एंगेज हो रहे हैं और उनको अच्छी तरह से पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस को सिलेक्ट करना है। मैंने अभी तक जो बात की इसके बाद वो ये गुजारिश की कि हमारे दो रवैये हैं जो जिंदगी में बिलअमूम और कॉन्वर्सेशंस में बिलखुसूस हमारे लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। वो दो रवैये हैं ह्यूमिलिटी और करेज के। और फिर हमने इनके ऊपर कुछ सेशंस लगाए थे कि ह्यूमिलिटी से क्या मुराद है, हम उसको ज़ाती तौर पर कितना पसंद करते हैं, हम उसके बारे में जो रवैया है वो क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते, इसकी कुछ रुकावटें भी आपके सवालों में सामने आई थी। ह्यूमिलिटी और करेज के जब मैंने ह्यूमिलिटी के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने काफ़ी सारे सटल इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी बयान किए थे। मैं चाहता हूँ कि उसको भी आई ट्राई टू कैटेगराइज देम इनटू वेरियस कैटेगरीज ताकि वो आसान रहें याद रखने। और उनकी अ, जब लोग ये पूछते थे, बार बार पूछ रहे थे उसमें कि ये अगर हम करते हैं तो इसका क्या लाजमन मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर वो उस वजह से हो रही है जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर मतलब है, अगर इंटेंशन वो है। तो तीन कैटेगरीज बनाई थी। ह्यूमिलिटी असल में तो ये होती है कि अपने आप को बड़ा समझना और अपनी बड़ाई को इस्टेब्लिश करने की ख्वाहिश या जद्दोजहद होना। और इसके अंदर अब आप वो सारे जो कैटेगराइज मैंने आपको बताए थे, सटल सटल इंडिकेटर्स, वो अगर आप देखेंगे तो सारे कैटेगराइज होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली तीन कैटेगरीज बनती हैं जी। नंबर एक ये कि आदमी अपने आप को, अपनी अचीवमेंट्स, अपने बुजुर्गों, अपने दोस्तों, इनके साथ एसोसिएशन, किसी बड़ी आदमी के साथ, किसी बड़े अचीवमेंट के होने, किसी की अचीवमेंट अगर ज्यादा है तो उस आदमी के साथ अपनी एसोसिएशन को बयान करके अपनी बड़ाई का इजहार करे। नंबर दो ये कि वो अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करे दूसरों से, खास तौर पे जो लोग उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं उससे। और नंबर तीन ये कि वो अपनी आरा के बारे में कंप्लेसेंट हो, अपनी राय के बारे में कंप्लेसेंट हो। वो ये समझे कि जितना मैंने गौर किया हुआ है या जो मेरी राय है उस जैसी और किसी की राय नहीं है। ये तीनों रवैये जिस वक्त आप अडॉप्ट करते हैं तो असल में आपकी जो फायदा उठाने की कैपेसिटी है नई कॉन्वर्सेशन से वो कम हो जाती है। एक बात। दूसरी चीज जो मैंने आपसे गुजारिश की थी वो थी और ये मैंने इसमें कैटेगराइज भी कर दिया इस डॉक्यूमेंट में जो आपके साथ अली शेयर करेंगे कि ये किस किस कैटेगरी के अंदर जो हमने बहुत सारे सटल इंडिकेटर्स देखे थे वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। चुनाचे अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम पैदा हो कि क्या मैं जो ये कर रहा हूँ ये इज इट अगेंस्ट ह्यूमिलिटी, और क्या ये अ, वाकई एक एरोगेंस की अलामत है मेरे अंदर, तो ये देख लें कि क्या वो जो उसकी मेन कैटेगरी है उसके साथ वो लिंक हो रहा है। क्या आपकी इंटेंशन वो है कि जो मेन कैटेगरी में बयान हो रही है? अगर है तो फिर इट्स समथिंग दैट वी नीड टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन। मैंने आखिर में ये बात भी वाज़ेह की थी कि कुरान मजीद ने ये बात बड़ी क्लियरली अनइक्विवोकली बता दी है कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत है वो उन लोगों के लिए इख्तियार की है जो ज़मीन में बुलंदी नहीं चाहते हैं, जो हम्बल तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, अल्लाह का बंदा बन के रहना चाहते हैं। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट करेज। और करेज में तीन मेजर टॉपिक्स थे। एक ये था कि हमें अगर वी वांट टू लिव विद करेज तो हमारी ज़िंदगी का जो कैरेक्टर के बारे में हमारा विजन है उसको हमें बड़ा क्लियर रखना चाहिए।
नंबर दो ये कि हमारा हर एक्शन बिलअमूम जिसके कोई अखलाकी नताइज भी होते हैं, वो हमारे कैरेक्टर से, उस विजन से या हमें दूर कर रहा है या उसकी तरफ लेके जा रहा है। वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि हमारा हर एक्शन या उसके करीब करेगा या उससे दूर कर देगा। तो हमारी इस मामले में जो जाहिर है प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमने उसके करीब होना है, बिकॉज ये इट इज एक्चुअली वन स्टेप एट अ टाइम। आप उसके करीब एक एक स्टेप लेके ही हो रहे होते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने गुजारिश की थी वो ये थी कि इस मामले में जब मौका आए तो यू शुड बी विलिंग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद इंटेग्रिटी एंड ऑनर। और इंटेग्रिटी और ऑनर को हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि इट इज दी योर अफिलिएशन, योर एस्क्रिप्शन टू द राइट प्रिंसिपल्स एंड योर अबाइडिंग बाय देम। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं है कि जो आपको लोग दे रहे हैं। आपकी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि जो आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कितनी सिंसियरली और कितना स्टेडफास्टली उस पर कायम है। इधर से आगे अब हम चलेंगे जब, तो वी विल बी टेकिंग अप टू बेसिक टॉपिक्स ही, और वो कुछ अरसा हमारे साथ रहेंगे। एक टॉपिक ये है कि हम, और ये को बहुत लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह, ये होगा कि हम अपनी अपनी कॉन्वर्सेशंस में किस तरह सेलेक्टिव हो, वो बेसिक क्राइटेरियन क्या होना चाहिए कि ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं इनमें हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। दिस इज समथिंग, जाहिर है कि जब आप उनके खिलाफ कॉन्वर्सेशन में खड़े हैं या कोई और ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जिसमें ये चीज जो हम जिक्र करेंगे वो नहीं हो रही है, तो हम्बल तरीके से और करेज के साथ उससे अपने आप को विड्रॉ करना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। एवरी कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग विल हैव एन, जिसको आप सीरियसली ले रहे हैं, इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। और आखिरी चीज जो है वो ये कि ये रास्ता चूंकि मुश्किल है, ये रास्ता जो करेज का रास्ता है, जो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली हम्बल बनाने का रास्ता है, ये मुश्किल है। इसलिए हमारे पास एक बड़ा क्लियर मोटिव होना चाहिए उस पे चलने का। वो क्या मोटिव है हमारा? और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, अभी मुझे ख्याल आया, वो ये कि इंसान जिस वक्त ये सब कुछ कर रहा है, ये सब कुछ करना चाह रहा है, तो उसके अंदर एक चीज की तड़प पैदा होती है। वो मैंने बहुत देखी है, लोगों में बहुत ज्यादा सुनी भी है, लोग मेरे से बहुत ज्यादा शेयर भी करते हैं। वो ये कि हमें बात समझ में आ गई है, हम हमारा फैसला भी है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर गलती हो जाती है। तो इसका क्या तरीका है? तो वी विल बी इंशाल्लाह टॉकिंग अबाउट दैट टू कि हम किस तरह से अपने अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसको किस लेवल से, वो पहले वो इंटेलेक्चुअल होती है, इसके बाद वो इंट्रोजेक्ट होती है हमारे अंदर एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, इसके बाद वो हमारे अंदर इंटीग्रेट होती है और फिर वो इंटरनलाइज होती है। ये इंटरनलाइजेशन की स्टेज है जिधर हमें इन गुफ्तगुओं के नतीजे में एक दूसरे की मदद के साथ उधर तक पहुंचना है इंशाल्लाह। इंटरनलाइजेशन की स्टेज वो होती है जिधर आप ठीक काम बगैर किसी बहुत बड़ी एफर्ट के कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपको याद भी होता है, आपके लिए अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी वो डेवलप हो गया है, और आप साइकोलॉजिकली ग्रो भी कर गए हैं इस जगह पे कि जिस चीज को आप एस्पायर कर रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं। मेरी ये ये तीन टॉपिक्स हैं जी जो आइंदा हम इंशाल्लाह लेंगे। एंड फॉर टुडे दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, ताकि ये जो बात इतनी फैली है पिछले 12 सेशंस में वो आपके सामने ये 5 मिनट में आ जाए। तो नाउ आई एम अवेलेबल फॉर एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहित साहब। एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ था व्हाट्सएप से, तो वो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह विल ओपन द पैनल। वो सवाल ये था कि जिन्होंने पूछा वो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे जिस तरह के लोग हों वो मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन इस वक्त जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको ये नहीं मिल रहा। तो उनका सवाल ये था कि क्या ये सही अमल होगा उनके लिए कि वो छोड़ दें उस जगह को और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढें कि जहाँ पे उनको ये मिल जाए, या ये कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इस ख्वाहिश पे और वही काम करते हैं जहाँ वो भी कर रहा है। मेरा इस मामले में ख्याल ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जिंदगी में जो आजमाइशें हैं ना जी, वो असल में इन्हीं जराए से आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर रहे हैं by giving us certain situations, by making us meet certain people, by certain interactions with people,
ये सारी चीजें उस आजमाइश का हिस्सा हैं। आप अगर इस आइडियल में रहेंगे कि मुझे एनवायरनमेंट सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल है कि ये आइडियल शायद अचीव नहीं होगा। हमारा काम असल में अपनी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए बेहतरीन होने की कोशिश करना है। इसमें गलतियां भी होंगी हमसे, इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और इसमें हमें बार बार, जब प्रॉब्लम में हम सकम कर जाएं, जब प्रॉब्लम में हम आ, कहीं पे गलती कर जाएं, तो हमें बार बार पलट कर अल्लाह ताला से रुजू करके तो अपने रास्ते को ठीक करना है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर तो आपको अच्छा अमल करने में रुकावट डाली जा रही है, देर आर टू सेपरेट थिंग्स, इसको समझ लेना चाहिए। एक तो बात ये कि मेरे लिए एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, और एक एनवायरनमेंट ये कि मेरे लिए एनवायरनमेंट हिंडर कर रही है, मुझे अल्लाह ताला के रास्ते पर या अपनी ठीक जिस चीज को मैं ठीक समझता हूँ उस रास्ते पर चलने में रुकावट डाल रही है। ये इट कैन गो अप टू परसिक्यूशन इवन। इधर से तो अपने आप को निकालना अल्लाह ताला ने लाजिम करार दे दिया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन अगर आप इस एनवायरनमेंट में अपने प्रिंसिपल्स पर हम्बल तरीके से करेज के साथ खड़े होंगे, तो क्या खबर है कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों के दिलों में आपकी वजह से कोई नरमी पैदा कर दे, और वो भी अच्छे रास्ते पर आने के लिए तैयार हो जाएं। वी शुड नॉट गिव अप। देखिए, आइडियल की तलाश रखें। इफ यू फाइंड एन एनवायरनमेंट अपने काम के लिहाज से जो कि आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव हो जाए, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, गो फॉर इट, जरूर जाना चाहिए। बल्कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम नहीं, मैं ये कहूंगा कि उसको मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जाना चाहिए। लेकिन अगर तो प्रॉब्लम ये है कि नहीं, अभी इसमें हम ये लोग जो है ये रिश्वत भी ले लेते हैं, ये लोग जो है ये गलत झूठ भी बोल देते हैं, इधर दफ्तरों में बैठ के तो हम एक दूसरे की गिबतें भी करते हैं। तो ये तो वो एनवायरनमेंट है कि जो आपको असल में, अगर आप प्रिंसिपल पर अपनी ह्यूमिलिटी और करेज के साथ खड़े होना चाहेंगे, तो ये बहुत सारे मौके और अपॉर्चुनिटीज देगी कि आप ठीक करना शुरू कर दें अपने आप को। इट विल एक्चुअली क्रिएट challenges फॉर यू टू मीट, एंड आई एम श्योर ओवर टाइम you'll स्टार्ट गेटिंग सपोर्ट एज वेल। यानी ऐसा नहीं कि इंसान के दिल में इस अच्छाई के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप लोगों से बात करें भले तरीके से, इंशाल्लाह वो जो हम टॉपिक आगे ला रहे हैं ना जी, संडे के सेशन में, उसमें ये बात कुछ तफसील से भी करूंगा मैं, कि हमें वो गुफ्तगू कैसे करनी है, जिधर हम अपनी बात को रखें भी और दूसरे की बात को सुनने की और उसको समझने की भी कोशिश करें। हाउ डू वी कंटिन्यू विद दोज डिस्कशंस सो दैट वी कैन improve ourselves and help others reflect on what they are doing। तो मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, अपने आप को इस तरह की आजमाइश में ना डाले। यानी जो काम करने का, अगर तो आपको काम गलत कराया जा रहा है और जबरदस्ती, एंड यू डोंट हैव यू अपेरेंटली थिंक दैट द कॉस्ट वुड बी दैट यू हैव टू लीव, तो लीव, नो प्रॉब्लम, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपसे काम को मजबूर नहीं किया जा रहा, आपको नमाज से नहीं रोका जा रहा, आपको सच बोलने से नहीं रोका जा रहा, सच बोलना लोग पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, नहीं करते, लेकिन रोका नहीं जा रहा, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का नाम लेके करते रहें, और इस चीज की उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला, और दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज पैदा फरमाए, इंशाल्लाह। बट डोंट पुट योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज ऑफ दैट। ये ज्यादा आसान रहेगा इंशाल्लाह, और ये ज्यादा आपके लिए फुलफिलिंग भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो। इससे मुझे एक स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव बट वेरी सिमिलर एग्जांपल याद आ गई कि समवन आई नो, क्लोज फ्रेंड, वो अपने बेटे को हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज का डिसीजन ले रहे थे कहाँ उसको पढ़ने के लिए भेजें। और ये तय हो गया था कि मुल्क से बाहर जाएंगे, लेकिन वो अभी वेस्ट भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और वो चाह रहे थे कि वो मलेशिया या किसी इसी तरह की जगह पे जाके वहां की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ ले। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस थी कि अगर वेस्ट में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो उससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर वे ब्राइटर कंपेयर टू मलेशिया या कहीं और। तो उनसे जब अकेले में मेरी बात हुई तो उनसे पूछा मैंने कि आप ये क्यों फैसला इस तरह करना चाह रहे हैं। उनका पर्सपेक्टिव, अगेन जजमेंट कॉल थी ये, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ये था, उन्होंने कहा मेरे कोई रिश्तेदार ना मलेशिया में है ना वेस्ट में। अभी इफ आई सेंड एन 18-19 ईयर ओल्ड किड अब्रॉड,
और मैं उसको जानते बूझते एक ऐसी इन्वायरमेंट में डाल दूं कि जहां पे चांसेस ऑफ हिम गेटिंग इनटू समथिंग जो हमारी मॉरल्स और वैल्यूज के साथ नहीं होगा अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंगली, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ऐसे इम्तिहान में क्यों डालूं अपने बच्चे को दुनियावी सक्सेस के परसूट में? तो उनका ख्याल ये था कि बेहतर ये कि उसको बैचलर्स करा दें मलेशिया से, कहीं ऐसी जगह से जो जरा रिलेटिवली कंजर्वेटिव है, एंड वंस ही इज लिटिल ओल्डर तो फिर वो जाके मास्टर्स कर लें और फिर पढ़ लें। बिल्कुल ठीक है जी। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। देखिए, व्हेन यू प्लानिंग इन एक्शन, तो ये एक और चीज है। ये जो हमारा सवाल, जिस तरह से मैं इसको समझा हूँ, वो असल में ये है कि आपने एक फैसला कर लिया हुआ है, यू आर इन अ जॉब, आप असल में अमेरिका चले गए हैं, एंड देयर यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि कुछ चीजें जो हैं मुझे बहुत ल्योर कर रही हैं। तो वो जो ल्योर कर रही हैं, उसको अपनी ऐसी कंपनी क्रिएट करें कि जिसके अंदर वो जो ल्योर है उन चीज़ों की, वो कम हो। और उस एनवायरनमेंट में आपके अंदर जो अल्लाह ताला को एक चीज़ बड़ी पसंद है आदमी की, सेल्फ रेगुलेशन, वो पैदा हो मेरे अंदर। लेकिन अगर मुझे आज जाना है, एक फैसला करना है, तो मुझे उस फैसले के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं उस फैसले के। इस इस फैसले से मुझे इत्तेफाक है। दिस इज अ गुड स्टेज टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। बिकॉज देखिए, ये बात अपनी जगह पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग उसने लिखा भी है। आई थिंक द बुक वाज, probably इट वाज कॉल्ड डेविड एंड गुलायत। डेविड एंड गुलायत, ये उसकी किताब है, मैल्कम ग्लैडवेल की। डेविड एंड गुलायत में उसने यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके बताया कि किस तरह से, मिसाल के तौर पर, हार्वर्ड के बच्चे जो हैं, हार्वर्ड में पढ़ने वाले, वो जो टॉप 10% हैं, वो तो वाकई दे गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। बट उसके बाद जो लोग हैं, द लोअर वंस, लेट्स से कि अगर आप बिल्कुल ही कम लेवल की यूनिवर्सिटी अमेरिका में उसमें पढ़ते हैं और टॉप 10% में है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज वो जो हार्वर्ड में नीचे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। उसकी वजह है एक, यानी वो वजह किसी वक्त आप चाहेंगे तो उसको डिस्कस करने के लिए भी मैं हाजिर हूँ। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट। यानी आदमी जिस वक्त बिलो एवरेज में पढ़ रहा होता है ना जी, अपने आप को बिलो एवरेज में रखे हुए होता है, तो उसके अंदर एक बिलो एवरेज साइकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो बिलो एवरेज अगर आप हार्वर्ड में हैं और एक दूसरी यूनिवर्सिटी में अबव एवरेज है, तो वहां पर आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा इस चीज का, कि आप उस उन लोगों में, उसको जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना, अंधों में काना राजा जो है, वो वाकई काना राजा बन जाता है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस। दिस इज समथिंग टू रियली टेक केयर ऑफ, टू लुक इनटू। इंटरेस्टिंग बात है ये। एक छोटा सा इसमें और पर्सपेक्टिव अगर ऐड कर दूं मैं उसी ओरिजिनल सवाल में जो भाई ने पूछा था हमसे, वो ये कि एक तरीका इस सिचुएशन को देखने का ये है कि ऐसे लोग हों हमारे आसपास, सोहबत ऐसी हो कि जो हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, हमसे बेहतर किरदार के लोग हों, हमसे बेहतर इल्म के लोग हों। जाहिर है दिस इज द नो ब्रेनर। लेकिन अगर ऐसा सिनारियो कि जहां पे यू आर द वन विद द बेटर कैरेक्टर, या टेम्पटेशंस हैं किसी भी किस्म की, वो भी बजाते खुद अपना कैरेक्टर डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही यही मेरी राय है जी। और वो जो अपॉर्चुनिटीज है, अनलेस दैट यू फील दैट यू गोइंग टू सकम्ब, अगर ये मसला है कि मैं आई विल सकम्ब, तो फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मिसाल के तौर पर, मुझे इसमें जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, मैं उस इदारे की वैल्यूज, उसके कल्चर के मुताबिक जब नहीं बिहेव करूंगा, तो उसके नतीजे में हो सकता है मेरी प्रमोशन ना हो, एंड यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि नहीं, मुझे अब मेरा, अब अंदर से ये प्रेशर डेवलप हो गया कि आई विल सकम्ब, तो फिर मेरा ख्याल है कि वी नीड टू रियली कंसिडर कि मुझे फिर अभी अभी अल्लाह ताला ने जिस सिचुएशन में डाला है मुझे, मुझे उम्मीद ये है कि आपके अंदर वो हौसला होगा कि आप उस सिचुएशन को मीट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसमें हौसला और ह्यूमिलिटी रखें, अल्लाह ने चाहा तो जरूर कर लेंगे। इंशाल्लाह, आमीन। अब हम क्वेश्चंस के लिए पैनल खोल रहे हैं। फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं
मैं अपने ये इसी के नोट्स रिव्यू कर रही थी, तो इसमें हमने दो तीन एक्सरसाइजेस की थी। एक तो फर्स्ट रिज्यूमे वाली थी। अ, फिर आपने बीच में ये भी कहा था कि राइट अ लेटर टू समबडी यू आर थैंकफुल टू। एक हमने और एक्सरसाइज की थी जिसमें आपने बोला था कि हैविंग अ क्लियर विजन फॉर वंस। थर्ड ये एक्सरसाइज है ना, इसमें मुझे लाइक एक तरह से काफी रेजिस्टेंस सी फील हुई अपने अंदर। एक तो पहले तो मैंने जब इसके बारे में सोचा कि हाउ डू आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड, सो आई डिडंट सी एनी पॉइंट इन दिस। आई वाज लाइक व्हेन आई विल बी गॉन, कोई मुझे याद करे या ना करे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। एंड आई फेल्ट ब्लैंक। लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा फोर्स किया कि अच्छा मैं इस बारे में सोचूं। एंड आई रोट डिफरेंट रोल्स के सेल्फ इंडिविजुअल, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर। तो लाइक काफी फोर्स करने के बाद आई वाज लाइक ओके, I would want to be remembered as somebody who had the courage to tell the truth. And again with a lot of struggle, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट आई मेरे अंदर से। अगेन विद a lot of struggle मुझे इंडिविजुअल रोल में मे बी एक एक वर्ड मिला हो, एक एक एडजेक्टिव। सो आई डोंट नो, मुझे लगा कि आई डोंट नो इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी कि आई फेल्ट ब्लैंक। And then I didn't see any point in doing this exercise। जैसे पहली थॉट आई कि अच्छा I'll be gone, मुझे कोई याद करे ना करे क्या फर्क पड़ेगा। I just want your comment on this। एक चीज तो ये बताइए कि क्या when somebody tells you that we were talking, this guy was talking about you, मेरी किसी से मीटिंग हुई और वहां पर फातिमा के बारे में बात हो रही थी और फातिमा के बारे में ये कहा कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपको कैसा लगता है? अगर तुम्हें हाँ सॉफ्ट स्पोकन बोला जाए, मतलब मेरी तारीफ हुई है, तो आई बी हैप्पी। राइट। तो आई मीन व्हाई वुड इट नॉट मैटर? आई मीन ये चीज जो है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको फौत होने के बाद अच्छा फील होने के लिए क्या चाहिए, ये नहीं, सवाल ये नहीं है। थिंक अबाउट इट, what are the qualities that you would like to aspire to be remembered by? Because they are the qualities, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वही चीज होगी ना उसमें भी। यानी इस वक्त सोच लें आप कि जो आपके पीछे से लोग आपके बारे में बात करते हैं, पता चलता है फातिमा तो असल में बहुत ज्यादा गीबत करती है, किसी ने ही कहा है कि फातिमा इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अदर्स। तो इट इट मेक्स यू फील, ऑब्वियसली डज नॉट मेक यू फील वेरी गुड अबाउट, बिकॉज जी। इट्स समथिंग अपेरेंटली नेगेटिव। तो जिसका मतलब ये है कि मैं ये अगर अपने बारे में एक विजन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उससे ये रहनुमाई ले सकता हूँ कि वो मुझे नहीं चाहता मैं कि लोग मुझे इस तरह से याद करें, अल्लाहुम्मा अल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छी तरह से याद करें। वो अच्छी तरह को हम ज्यादा स्पेसिफिक कर रहे हैं। इसमें जो चीज एडवांटेज मैं चाहता हूँ कि आपको उन रोल से हासिल करनी है, वो ये है कि हमारी मुख्तलिफ क्वालिटीज नुमायां होती हैं इन आवर वेरियस रोल्स। फॉर इंस्टेंस, एज अ मदर, हाउ वुड यू लाइक टू बी टू योर फॉर योर चिल्ड्रन? अ फ्रेंड, somebody whom they can turn to, and let's say कौन ऐसा आदमी है जिसकी तरफ आप रुजू कर सकती हैं बड़े आराम से, इवन व्हेन यू थिंक दैट यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक? कौन ऐसा हो सकता है कि जिसकी तरफ आप रुजू कर सकती हैं? वो क्या क्वालिटीज होती हैं व्हेन पीपल फाइंड इट इजी टू टर्न to somebody even after making a big, going through a big negative phase of life? वो जो क्वालिटीज है ना, वो आपको बताएंगी कि मुझे फिर अपने बच्चों के लिए ये करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई जी? इसी तरह जी। हस्बैंड, हस्बैंड के साथ जो मामला है वो क्या होना चाहिए कि यानी वेन एवर आई फील लो, आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ, माई बेस्ट फ्रेंड इज माई वाइफ, लेट्स से, ये सोचे वो व्हाट आर द क्वालिटीज दैट मेक अ बेस्ट फ्रेंड? क्या चीज़ है जो जो मुझे इस काबिल बना देगी कि मैं उनकी जो मुश्किल है, जो उनकी जो जिंदगी में उनको जो रुकावटें पेश आ रही हैं, हर एक को ही आएंगी, उसमें मैं उनकी मददगार बन सकूं। वो क्वालिटीज हैं जो मैं एस्पायर करूंगी फिर। तो आपने ये सोचना है। वो चीज़ अगर आपको नहीं लग रही, समटाइम्स इट इट कैन बी, यू यू माइट फील दैट इट इज अनरियल,
Why should you think about how people will remember you after your death? But let's think about how people remember you when you're not there. Let's say your children are there. Hmm. Let's say your husband is talking to a friend and he's talking about you. And that friend is somehow he's a friend with your brother too. And आपके भाई के जरिए से आप तक बात पहुंच गई, क्या चाहेंगे कि क्या पहुंचे आप तक बात? मकसद ये है कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस पर्सपेक्टिव से उठाना है कि जो मैं इस वक्त प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ, जिस प्रॉब्लम से मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम से उठाने के पर्सपेक्टिव में आऊं और फिर ये देखूं कि मैं क्या चाहता हूं, अपने लिए एक ब्रॉडर विजन क्या बनाना चाहूंगा मैं, और उधर से बनाने की कोशिश करूं। अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आई थिंक मुझे आप लिखिएगा, मैं आपको वो सेशंस हैं कुछ जिनमें हमने पार्टिसिपेंट्स ने ये एक्सरसाइज की हुई है और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं कुछ। आमतौर पर हम लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं किया करते थे पहले, फिर हमने कुछ शुरू कर दी लोगों की इजाजत से। तो वो आप सुन लेंगे तो उससे आपको कुछ रहनुमाई भी मिल जाएगी, हाउ पीपल हैव अप्रोच्ड इट। एक चीज जो इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है थोड़ी सी इसमें, कि अच्छा। एक थॉट ये आती है कि आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। ओके। हाँ, तो आई जस्ट फील कि मे बी ये एक हिंड्रेंस है, राइट। वेयर एज कहीं ना कहीं आई डू केयर एज वेल। यस, यू डू, डेफिनेटली। अभी जो मैंने आपसे सवाल किया उससे ही पता चल रहा है दैट यू डू। द थिंग इज दैट हाउ डू यू डिसाइड? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू थिंग्स people want you to do. That's a very good thing. But how would you decide what to do? What will be your criterion or criteria? वो क्या होगा? अगर वो ठीक होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो केयर, मतलब आई कांट केयर लेस व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी। आई एम गोइंग टू टेल द ट्रूथ। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। आई एम गोइंग टू स्पीक द वे आई वांट। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट। व्हाई? एक है प्रिंसिपल बेस्ड और एक है मैं अपनी कमजोरी को बजाय रिकग्नाइज करने के दूसरों पे ये कह रहा हूँ कि आई डोंट केयर। नहीं, आई शुड केयर। आई शुड केयर, आई शुड स्पीक पोलाइटली टू देम। आई शुड बी वेरी केयरफुल that I am not going to hurt anyone intentionally, but my actions can hurt people. Most probably they will sometimes. जब मैं प्रिंसिपल सेंटर्ड होता हूँ तो ये जो वजह है कि आप ये दफ्तर में हम मुश्किल में डाल रहे हैं, वो जो अभी जो अली ने सवाल अभी नरेट किया था कि वो आदमी कह रहे हैं कि मुझे उस जगह पे काम करने में सपोर्ट नहीं मिल रही। क्या सपोर्ट नहीं मिल रही? आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें। लोग ये कहते हैं कि यार ये क्या तुम छोटी छोटी सी बातों पे ये सच झूठ के बारे में मामले में पड़ जाते हो। मेरे बॉस ने मुझसे पूछ लेना है और तुम कह रहे हो कि मैं सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यानी आपका सच बताना किसी को हर्ट कर सकता है, बट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लेकिन मेरा ऊंचा बोलना बदतमीजी है, मुझे उसके अपने अपनी वैल्यूज को ठीक करना चाहिए। इन दोनों चीजों में बड़ा क्लियरली डिस्टिंक्शन कर लें। यानी आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पीपल प्लीजर। ये तो बहुत अच्छी बात है। पीपल प्लीजर का मतलब है कि जो लोगों को खुश करे मैंने वो अडॉप्ट करना है। नहीं, मैंने अपनी प्रिंसिपल पे खड़े होना है और अच्छी तरह लोगों से बात करनी है। ये हजरत इब्राहिम की दुआ है, इसको ज़हन में रखिएगा कि अल्लाहुम्मा अजअल्नी लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। और ये हजरत इब्राहिम वो आदमी है कि जिन्होंने अपने बाप, अपने अपने पूरे कबीले उसको छोड़कर निकल गया। आप ऑब्वियसली बड़े हर्ट हुए होंगे वो लोग, लेकिन डूइंग इट फॉर द राइट रीजन gives him the courage and the right strength to do it. But he never even by leaving, he said to his father, I will pray for you. I will pray for you. देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी वो पोलाइटनेस में कमी नहीं आई है, लेकिन मामला जो है वो जिधर प्रिंसिपल्स का आ गया उधर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। So basically doing the right thing in the right way as well. Right, right. Many times what will happen is that your right thing will not be appreciated because the way was not right. वो किसी ने कहा है ना, it is not
how you talk. It is not what you say, but how you say it that really matters. इस तरह बात करनी है। और एक बड़ी अच्छी किताब है इस मामले में, वो अगर मौका मिले तो आप देखिएगा, आप तो इस फील्ड में पढ़ती भी हैं। प्रीसुएजन नाम है उसका, प्रीसुएजन। यानी हाउ कैन वी क्रिएट the right environment so that the people we are addressing, उनके लिए मैसेज की एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाए, मैसेज को समझना ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह वो मेंटल पैटर्न में संडे की क्लास में आगे चल के इस पे बात करेंगे कि मैं अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट भी करूं और कैसे दूसरे की बात को समझूं भी। उसमें मेरा एटीट्यूड किस तरह, इन दोनों चीजों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो हैं, ये इससे दूसरों के लिए मैं आसान कर देता हूँ मेरी मुश्किल बात को भी एक्सेप्ट करना समटाइम। ये बुक के ऑथर का बता दें अगर आप। मुझे वो नाम नहीं है, ये बड़ी मशहूर किताब है। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, अभी गूगल पे देखेंगे वो मिल जाएगी। मुझे अनफॉर्चुनेटली उसका नाम इस वक्त भूला हुआ है। नामों के मामले में चलें, तो दैट्स फाइन। मुझे अपने इन सेशंस के ऊपर नोट देना पड़ता है कि नहीं वो उसका पूरा नाम ये था। पिछले दिनों वो आसिफ साहब ने एक सवाल किया था ना, अल्फ्रेड कोलबर्ग जो है वो असल में लॉरेंस कोलबर्ग है। तो फिर देन आई हैड टू गिव अ नोट, स्मॉल नोट देयर, कि the right name is Lawrence Kohlberg. So I'd rather that you look for the book. इसका नाम है Persuasion, जो है ना persuasion, उसको उसने ये Persuasion कर दें। ठीक है जी। PRI। हाँ, PRE, ओके ओके, PRI। and थैंक I यू think सो you'll मच। enjoy the read. Inshallah, you're welcome. मोहित साहब, एक क्विक कमेंट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये जो एक्सरसाइज है कि हम ये विजुलाइज करें कि लोग हमारे बारे में हमारे जाने के बाद क्या कह रहे हैं, जो बड़ी अमेजिंग एक्सरसाइज है। इसमें द आइडिया इज नॉट टू एम के हम लोगों से क्या कहलवाना चाहते हैं, बल्कि ये एक्सरसाइज सिर्फ हमारे लिए एक विजुअलाइजेशन का टूल है ताकि हमें अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली देखने का मौका मिले। Right, 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 right. अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। ये इसलिए नहीं है, देखें मिसाल के तौर पर इस वक्त मुझे, आज अगर मेरा अपनी बेगम साहिबा से झगड़ा हो गया, तो आज मेरा जो जो मेंटल स्टेट है, जो मेरी इमोशनल स्टेट है, वो डिफरेंट होगी। लेकिन मैं जिस वक्त थोड़ी देर के लिए आमादा हो जाऊं कि मैंने अपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, आज से 3 4 5 10 15 20 साल बाद, 3 दिन बाद मैं फौत हो गया हूं, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। यानी वो इस तरह से पर्सपेक्टिव हो जाता है कि मैं बड़ा परेशान हूं अपनी, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं बहुत परेशान हूं इसलिए क्योंकि मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया। और फिर उसके बाद अभी मैं निकला हूँ, अपने दोस्त के पास गया हूँ, और उधर बैठे हुए वो दोस्त मेरा डॉक्टर है, उधर वहां पे ये जो अभी जिस तरह मैं अभी खांस रहा था, उसने 2 3 खांसी की, तो उसने जब मेरा चेकअप किया तो कहता है कि यार यू डोंट हैव मच टू लिव, आई मीन योर कैंसर इज स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। तो वो जो जॉब का जाना था वो असल में मेरा अब परेशानी खत्म हो गई है, इसलिए कि उससे बड़ी परेशानी आ गई। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होना है। पर्सपेक्टिव इतने आराम से नहीं चेंज होता। यानी अगर आपको ऐसा कहा जाए कि थिंक पॉजिटिवली, थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ योर हस्बैंड, एंड यू जस्ट हैड एन आर्गुमेंट विद योर हस्बैंड फॉर इंस्टेंस, खुदा ना खास्ता, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ योर हस्बैंड। बट लेट्स से in a cool situation where you are closing your eyes for some time and thinking about how would I like to be remembered, or how what are the good things about my husband, तो आपको वो याद आने लग पड़ेंगी बड़े अच्छी तरह से। ठीक है जी। रोजबीन, आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, लास्ट वीक आपने एक बात बताई थी कि मुश्किलात को अपनी सालमियत और वक़ार मजबूत करने के मौक़े समझना। तो उसको थोड़ा वज़ाहत कर दीजिए कि हम कैसे उसको अपॉर्च्युनिटी समझें और किस तरह से फिर उस पर रिएक्ट करें बहुत ही अच्छा है, और फैमिली थैंक के यू वेरी साथ मच। फिर। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, मैं अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना चाहता हूँ, और मेरे पेशेंस पेशेंस का जो मेरे कुछ ट्रिगर्स हैं, वो ट्रिगर ये है कि मैं जब सड़क पे होता हूँ, आई बिकम इम्पेशेंट बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर ड्राइविंग। मैंने ड्राइविंग करनी छोड़ दी है, और इसके नतीजे में अब मुझे उसको छोड़े हुए साल हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि ओहो, मेरी अंदर से कितनी मैं आई बिकम सो पेशेंट, आई हैव नेवर लॉस्ट माय टेम्पर एनीमोर। और ये सोचने के बाद आज मैं फिर से ड्राइविंग के लिए निकला हूं, और पहले दिन ही मुझे
फिर से गुस्सा चढ़ गया। वो जो एनवायरनमेंट आपको जो पिंच कर रही है, जो प्रॉब्लम डाल रही है, वही असल में आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करने का बायस बन जाती है। यानी अपॉर्चुनिटीज, उस रास्ते में जो पैदा होने वाली रुकावटें हैं, उनको जब मैं इस तरफ से देखता हूं, तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैंने उनकी उनकी वजह से मेरे ट्रिगर्स बनेंगे, उनकी वजह से आई विल लूज माय टेम्पर, उनकी वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ूंगा, और फिर अगर मैं कॉन्शियसली अपने आप को ग्रो करना चाहूंगा तो मुझे ग्रोथ में मदद मिलेगी। एक तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी ट्रिगर्स क्या हैं, दूसरा मुझे अगर थोड़ा सा मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो पता चल जाएगा कि मेरी कॉन्स्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उन कंस्ट्रक्शंस को ठीक कर सकता हूँ फिर मैं। लेकिन जब तक मैं उन वाकई से, लेट्स से एक चीज आपको पैदा ही नहीं हुई, पिछले 3 साल से वो सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई कि जिसमें आपको आमतौर पे गुस्सा चढ़ जाता, तो आपको लगेगा कि अब नहीं चढ़ता, नहीं वो फिर चढ़ जाएगा, जब जैसे ही सिचुएशन पैदा होगी फिर चढ़ जाए। उसमें से गुजरते रहना, मैं जो अभी आपको बता रहा था ना, इससे आगाज अभी शुरू करते हुए, कि हमारी जो प्रोसेस है, बात समझ में आना है, ये है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उसको बार बार अपनी जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश करना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। ये है इंटीग्रेशन का लेवल, कि जिधर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने देखने के अंदाज को बदलना शुरू करूं। और तीसरा लेवल वो है कि जिस वक्त मैं बार बार फेल होता हूँ, ठीक है, बार बार फेल होता हूँ, गिरता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं फिर से करना है और इसको ठीक करना है। ये वो चीज है कि जो मेरे अंदर इंटरनलाइजेशन पैदा करना शुरू करती है। इंटीग्रेशन और इंटरनलाइजेशन के लिए वो फेल होना और फॉलो अप करना, बात समझ में आ गई है। आपने कई दफा देखा होगा कि मौके पे भूल जाते हैं हम। ये मौके पे क्यों भूल जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो अभी इंटरनलाइज नहीं हुई। और वो इंटरनलाइजेशन का तरीका क्या है कि आप जब मौके में भूल जाते हैं, उस मौके को फरामोश ना करें, उसको दोबारा से रिकंसिडर करें, उसको दोबारा से खड़े होने की कोशिश करें, प्लान आउट करें, एंड देन यू विल रियलाइज कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि आप देखेंगे कि वो इंटरनलाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो बस वो एक इंटेलेक्चुअल रियलिटी रहेगी, फिर वो आप उसको कर नहीं पाएंगे, बार बार फेल हो जाएंगे। इस इंटरनलाइजेशन के प्रोसेस को, इस यानी इंटीग्रेशन और इंटरनलाइजेशन के प्रोसेस को, इसके लिए जरूरी है कि मैं फॉलो अप के अंदर आऊं। फॉलो अप का मतलब है, लेट्स से मैंने और मेरे दोस्त ने ये फैसला किया कि हम आइंदा एक दूसरे के साथ सार्केस्टिक नहीं होंगे। ये बड़ा अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा, हमने ठीक किया है। लेकिन अगले दिन फिर सार्केस्टिक हो गए, कभी वो हो गया, कभी मैं हो गया, और हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। बार बार नहीं बात करनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं, ये इग्नोर करने से नहीं है। हम इस कॉन्फिडेंस में खड़े हों कि अब हमने एक दूसरे की सपोर्ट करनी है और फॉलो अप करना है। फॉलो अप करें, और वो दूसरा उसको पॉजिटिवली ले। दिस विल बी योर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह। अब आप वो जिसको इंटेलेक्चुअली मानते हैं, उसको प्रैक्टिकली करने लग पड़ेंगे। जी, मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ जी? रोजबिन प्लीज बताइएगा मुझे। जी सर जी जी। हो मैंने गई। अगर मुझे हैबिट को अच्छा करना है तो उसको रिफ्लेक्ट करना होगा उन सिचुएशन को, और फिर सोचना होगा कि उस वक्त मैंने क्या किया, जो आपने एक तरीका बताया था। राइट, फिर उस राइट, पर राइट। अच्छे से सोचना होगा, अब ऐसा करूंगी तो उससे फायदा होगा। यानी जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो बात है ना, जो आपका सवाल था कि वो कैसे मेरे लिए वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी बनते हैं, वो चैलेंजेस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ऐसे बनते हैं कि वही चैलेंजेस हैं कि जिनके होने की वजह से मुझे ट्रिगर हो रहा हूं मैं। अगर मैं वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे तो वो ट्रिगर ही खत्म हो जाएगा, और वो मेरी मेरी जो इस्लाह है उसका मौका नहीं पैदा करेगा। वो ट्रिगर असल में मेरे लिए मौका पैदा कर रहा है ना, कि अपने बारे में अवेयर होकर उसको, उस पर कंट्रोल डेवलप करूं। अगर वो ट्रिगर नहीं होगा तो मौका भी नहीं होगा। बात ये है जो मैं चाह रहा हूँ कि ये बात वाजे हो गई जी, ये वाली। जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है सर। सर एक छोटा-सा सवाल था। मुझे बचपन से एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत बुली करते हैं और वो अब तक वो चलता है। तो सर उसका जो अ अ, एक वो डिफेंस मैकेनिज़्म ये था कि वो अगर मुझे ये कह रहे हैं कि तुम बहुत कम मत लो, तो आई वुड से कि हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कन्वर्सेशन को ख़त्म करने के लिए। और या कभी कोई ऐसी बात हो तो आई वुड से कि हाँ जी, क्योंकि मैं कम अकल हूँ, इसलिए ये हुआ है। तो सर इज़ देयर अ बेटर वे ऑफ अप्रोचिंग दिस?
I think I think the best thing that you can do is stop being affected by it. Maybe ये जिस वक्त वो कह रहे हैं उस वक्त ना करें कोई बात, बट मे बी अगर वो ऐसी पोजीशन में है कि आपका उनसे रह सकता है राब्ता, और आपका ये ख्याल है एंड यू होप, एंड इवन इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट येट, मे बी ट्राइंग इट विल हेल्प, कि आप ये करके देखें कि अगर मैं उनसे बाद में बात करूं कि आपका ये कहना जो है, इट मेक्स मी फील वेरी नो लो, तो ये क्या, डू यू थिंक दैट इज द वे यू वांटेड मी टू फील? आई मीन दैट वाज योर टारगेट? क्योंकि जो है, अगर मैं कम अकल हूं मिसाल के तौर पर, तो ये तो खुदा की देन है, इस पर क्या एतराज करेंगे आप? और अगर मेरी गलती है कोई, तो आप मेरी हेल्प कर दें, बजाय इस तरह के कमेंट करने के। इस तरह के कमेंट से फायदा क्या होगा? क्या आप यही चाहते थे कि मेरी जो गलती है वो मुझे, आपके ये कहना जो है वो तकलीफ पहुंचाए, या ये चाहते थे कि कोई इस्लाह भी हो जाए? लेकिन ये उस वक्त नहीं, नॉट इन दैट मोमेंट। जिस वक्त एक आदमी कुछ कर रहा हो, उसको कभी ठीक ना करने की कोशिश करें। दैट इज वेयर, वो जो अभी बात कर रहे थे ना जी फातिमा से, कि नॉट जस्ट व्हाट यू आर डूइंग बट हाउ यू आर डूइंग इट। तो हाउ में इस ये भी शामिल है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू इट। करके देखिए ठीक ये है। ये जिंदगी को इस ठीक है। इस लिहाज से एक्सपेरिमेंट बनाएं। यानी ये मैं सबको आपसे गुजारिश करूंगा, टेक दिस लाइफ एज अ वंडरफुल वंडरफुल लैब, वेयर यू आर गोइंग टू डेवलप। आपने डेवलप करना है इस एनवायरनमेंट में जो आपको अल्लाह ताला ने दी है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं डेवलप करने की। कुछ चीजें जो हैं वो आप करके देखें, क्या इससे फर्क पड़ता है? अच्छा, इससे नहीं पड़ा, और कुछ ट्राई करते हैं। इससे नहीं पड़ा, और कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन अपने अपनी जात पर मेरे कंट्रोल जो है वो बेहतर होने शुरू होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो ये कमेंट करते हैं, तो आपको, और ये बड़े अरसे से करते आ रहे हैं अगर, तो आपको असल में जिस चीज में वर्किंग करनी है वो ये कि आप इससे अफेक्ट ना हो, और ये समझ लें कि उनके पास लैंग्वेज का और कोई, ही हैज नो अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। और वो क्यों कर रहे हैं, वी कैन आस्क देम कि इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी बात करने की क्या जरूरत है, मतलब इतनी बड़ी कोई गलती हो गई है? सो दिस, ये सारी चीजें ट्राई कर लेनी चाहिए। नहीं टेक सर, दिस लाइफ एज एन अफेक्ट अल्लाह का एक्सपेरिमेंट। शुक्र है। नहीं सर, नहीं होता। अफेक्ट अब नहीं होता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं होता। आई See, वाज जस्ट वंडरिंग कि इज देयर अ बेटर वे ऑफ अरे, लाइक अप्रोच दैट्स अ लाइक गुड, वेरी वेरी नाइस थिंग टू डू जी। आई थिंक दैट्स अ वेरी लवली थिंग टू डू। अगर आपको अफेक्ट नहीं होता और फिर भी आप उनकी बेहतरी के लिए ये करना चाहते हैं, तो फिर तो ये बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। आप गिव देम, यू नो, जस्ट ये जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की, उनसे पूछ लें कि ये, इससे क्या फायदा, क्योंकि अगर वो आपके साथ ये कर रहे हैं तो हो सकता है और भी काफी लोगों के साथ कर रहे हो, विच माइट नॉट सर बी वो, टेकन एज पॉजिटिवली। मेरे ख्याल में सर वो बड़े होने का फायदा उठाते हैं। और राइट। एक बस उनको आदत है कि उन्होंने बुली करना है। अच्छा सर, एक और सिर्फ छोटी सी बात, सेइंग इन इन डिस्कशन दैट लेट्स अग्री टू डिसएग्री, सर ये आजिजी के खिलाफ बात तो नहीं है? नहीं, नॉट नेसेसरली। देखिए, द थिंग इज दैट दिस शुड बी सेड एट द राइट टाइम। ये जो बात है ना कि मैंने आपसे बात की, आपने इख्तिलाफ किया, और मैंने कहा कि ओके लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, नहीं, इसमें इसका मतलब ये है कि हम बात अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। असल चीज जो होनी चाहिए वो ये है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आप मेरी बात से समझने के बावजूद इख्तिलाफ करते हैं, मैं आपकी बात समझने के बावजूद इख्तिलाफ करता हूँ, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मैं आपकी बात वैसे ही प्रेजेंट कर सकता हूँ जिस तरह आप चाहते हैं। आई कैन टोटली प्रेजेंट इट इन अ वेरी एम्पैथिक वे। इसके बाद लेट्स एग्री टू डिसएग्री, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो ऐसा ही है ना कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट येट बीन एबल टू टोटली एग्री विद योर कंस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये ऐसे है कि अवॉइडेंस के लिए, तो ये एक अवॉइडेंस का जुमला जब हम बोल देते हैं कि मुझे समझ तो नहीं आई बात, तो ये मैं फरिया की बात क्यों सुनूं, ये जो रवैया है, ये तो फिर एरोगेंस की तरफ लेके भी जा सकता है। डेफिनेटली यस। राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैं ये कह रही थी कि आपने पहले भी समझाया था कि अगर कोई बातचीत हो रही है तो उस वक़्त कॉन्फ्रंटेशन नहीं करें, पेशेंटली थोड़े दिन के बाद बात कर लें। मगर होता ये है कि थोड़े दिन के बाद एक तो बात अब करना चाह रहे हैं तो द अदर पर्सन सेज़ कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था।
फिर बात तो खत्म ही हो जाती है, तो फिर सारा कुछ जो आपने फील किया है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है। तो या तो फिर आप उस सब्जेक्ट को फिर स्टार्ट रिपीट करें, फिर वही बात हो जाती है कि अगेन यू गो बैक टू द सेम स्टोरी। तो इसमें ये है कि यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ। ये चीज किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? आप हाँ, चुप बिल्कुल रहे और वो फिर बात कोई कोई करना ना चाहे तो फिर क्या क्या था, मैंने क्या कहा है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उसको उतनी ही बात जो है जितनी उसने कही है, अगर आप उतनी ही बात करेंगे तो उम्मीद ये है कि उसको वो बात समझ में आ जाएगी। उसमें अपनी वैल्यू जजमेंट ऐड ना करें अभी। यानी मिसाल के तौर पर आपका ये कहना कि तुमने बड़ी रूडली बात की थी, तो वो कहेगी मैंने तो कुछ नहीं की। लेकिन ये अगर आप कहेंगे आपने ये कहा था कि आप मेरे पास ना आया करें, तो हो सकता है शायद इसको वो ऑन कर लें। अच्छा, और अगर नहीं करते तो नहीं करते, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो आपने करना ही इसलिए है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक आदमी अगर इस इज बीइंग एपैथेटिक, तो वो एपैथी जो है उसकी वो खत्म हो जाए। वो नहीं करने को तैयार तो नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर इसके बारे में। ये वी हैव टू, वही बात है, ये एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमें जीना है, इसी के अंदर बेहतरीन करने की कोशिश करते जानी है। So the best thing is then just to ignore it and just say, okay, this is it, and there's नहीं, मैंने nothing that can अभी be done. अब, अभी जो गुजारिश की, आप अभी जो इस सवाल, आपके सवाल से पहले मैंने ये कहा कि जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट समझें। ठीक है, लेट्स से आपने ये बात की और उसके नतीजे में ट्राई टू रिकॉर्ड दिस, अपनी बात, दूसरे की नहीं, अपनी बात को रिकॉर्ड करेंगे मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मे बी उसके अंदर कुछ वैल्यू, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझने का मतलब ये नहीं है कि ये देखें कि किसके रिजल्ट्स ठीक निकलते हैं, ये नहीं मतलब। यानी मतलब ये है कि मैं किस में ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे ये करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है ना। एक आदमी रिएक्ट कर गया है, उसने रिएक्शन में आपसे ऊंची बात कर गई है, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये भी जरूर देखें, और मैं ये बार बार कहता रहता हूँ, वो आपको बहुत अच्छी भी नहीं लगती है बात, कि इस सारी सिचुएशन में मेरा रोल क्या है, मेरा क्या रोल है, मैंने क्या किया था। यानी क्या हुआ, एक आदमी से आपने अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके, उसने बदतमीजी कर दी, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई वाकया हुआ है जिसमें मैंने कुछ कहा और वो लाउड हो गया, और अब मुझे फीलिंग हो रही है कि मैंने क्या कहा था, उसको मैं किस तरह और कह सकता था। ये सारी चीज असल में मैं उसको नोटिस नहीं कर रहा होता, ये प्रॉब्लम है। ये उसी तरह की प्रॉब्लम है जिस तरह मैं अपने चेहरे को कभी नहीं देखता, कभी भी नहीं देखा मैंने अपना चेहरा, मैंने अपना अमल भी नहीं देखना। दूसरे से पूछ लें, ये पूछ लें, आप इसको ये रखें ही ना। अगर एक आदमी ये कह रहे हैं ना कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अब अगली दफा जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये रखें कि आई रियली वुड लाइक टू नो कि कल मैंने ऐसा क्या किया था जिस पर आप कल थोड़ा सा नाराज हो गए थे और आपने ये कहा था। आप अपने ऊपर लें बात, फिर देखें क्या करता है वो। जब वो ये बात हो जाए, उसके बाद ये कहें कि उसके बाद जब आपने ये कहा था तो दैट मेड मी फील रियली स्मॉल। तो मे बी दैट, ये वो एक्सपेरिमेंट है, एक नया एक्सपेरिमेंट है ये। पहले कर लिया आपने, वो इट डिड नॉट वर्क, नाउ लेट्स ट्राई दिस वन, मे बी इट विल। टेक इट ऑन योर सेल्फ, दैट व्हाट डिड आई डू देयर that made you feel that you had to, that made you lost your temper in that moment. Maybe वो आपके साथ ये शेयर करना पसंद करें, आपने क्या किया था। But sometimes there can be a misunderstanding in the communication part, and the other राइट, person राइट, reacts without thinking बिल्कुल। that गलती से भी इंसान कह सकता है। But if you just remain in denial कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो फिर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। नहीं, फिर इंसान नहीं, देखें, सब्र। आपको उस इस इस चीज से निकलना है, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? एक आदमी डिनाइल में है, आप अपनी डिनाइल के बारे में तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन लेट से आपको पता चल गया कि मैं डिनाइल में जिंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, तो मैं इसके बारे में अवेयर हो जाऊं और ठीक कर लूं। लेकिन मेरा हस्बैंड जो है वो डिनाइल में जिंदगी गुजार रहा है, उस मर्जी है उसकी, गुजार ले।
यानी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको तवज्जो दिला सकती हूँ, मोहब्बत से उससे बात कर सकती हूँ, वो फिर भी डिनाइल में गुजार रहा है। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हाउ विल दैट हेल्प यू? वो डिनाइल में गुजार रहा है तो Yeah, गुजार ले। yeah, that is राइट, correct. राइट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अभी जो हम अगली गुफ्तगू करेंगे, वो उसका, ये बात कि वो कॉन्वर्सेशंस क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड है ये बात आपकी। यानी ये प्रॉब्लम नहीं रिलेटेड, ये मसला कि गुफ्तगू वो होनी चाहिए जो मेरे ऊपर फर्क डालती है। जो मेरे ऊपर फर्क नहीं जी, डालती, मैं उस पर गुफ्तगू का मतलब, यहाँ पर आके मैं ये बयान करूं कि देखें पाकिस्तान में बिजली के रेट बढ़ा दिए, कितनी तकलीफ में रह रहे हैं हम, तो हम इस पे एक लेक्चर दे देते हैं, फिर क्या करेंगे? सारी तकलीफ से चले जाएंगे। जी। So what? How will that help? My child does not respect me. You know, my child is always speaking loudly and rudely with me. Okay, I will have to, I will have to grow out of it. I can't do anything about my child. Can't. तो एक्सेप्टेंस की बात हो जाती, हाँ, सही कह एक रहे हैं। चीज, जो चीज ठीक नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करने पे, ठीक है, इसने ऐसे ही रहना है। जफर, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जो प्रीवियस सेशन गुजरे हैं जिसमें ह्यूमिलिटी और करेज के ऊपर बात हुई है, तो इस पे जब मैंने सोचा देखा तो मैं इस नतीजे में पहुंचा अपने लिए कि ये मेरे लिए उस वक्त फायदेमंद बन जाते हैं या मैं इनको प्रैक्टिस करने के लिए खुद को राजी कर पाता हूँ जब मेरा विजन क्लियर होता है। और मेरा जब विजन क्लियर होता है तो वो मुझे इतने इमीडिएट रिमाइंडर देना शुरू कर देता है कि नहीं, यहाँ रिएक्ट नहीं करना, अपने विजन को देखो, अल्टीमेट पहुंचना कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। एज यू नो, बिल्कुल। मैंने आपसे स्पीक किया था जब मैं शायद मिला था आपसे, तो कि बीच में कहीं मेरे अंदर ये फीलिंग्स भी पैदा हो गई थी, इग्नोस्टिक फीलिंग्स, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो वेदर गॉड इज और नॉट। बट फिर मैंने इसको, इससे जो चीज मैंने अपने आप में खत्म होती महसूस की वो थी ह्यूमिलिटी। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने वाज़ेह फर्क महसूस किया अपने इंटरेक्शंस में कि ह्यूमिलिटी खत्म होती जा रही है, उसका बिल्कुल मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। फिर मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश में फलसफे के बेसिक चीज़ों को देखा, मेटाफिजिक्स के भी जाके जब बेसिक चीज़ों को देखा बतौर तालिब इल्म, फिक्स करना था जब चाहता था इस मसले को, तो उस तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैंने अपने लिए नतीजा ये अख़ज़ किया कि असल में सारे सवाल ही उठा रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। और खुदा का ये कॉन्सेप्ट है जो असल में मुझे जवाब देता है। तो खुदा का जब कॉन्सेप्ट मुझे जवाब देता है तो ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ मेरे अंदर पैदा होती है वो है आजिज़ी, ह्यूमिलिटी। और मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ फिर अपने इंटरेक्शंस में। मेरा विज़न जितना क्लियर होता है, अब मैं इस चीज़ पे बड़ा मतलब मुतमईन भी हूँ और मैं दुआ करता हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस पे मज़ीद इत्मीनान आ जाए कि खुदा है और उसके सामने हाज़िर होना है। ये विज़न का जो क्लैरिटी है, ये मुझे हर इमीडिएट रिमाइंडर्स देना शुरू कर देती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उनको कुछ कराना चाहते हैं और वो उस तरीके से नहीं कर रहे, तो एक रिएक्शन पैदा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? बट अब मेरे साथ ये होता है कि इमीडिएट रिमाइंडर आ जाता है, नहीं भई ऐसा नहीं है। बच्चों के बारे में भी एक लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए कि मैं देखना कैसे चाहता हूँ उनको। ऐसा बिल्कुल। देखना चाहता हूँ कि खुदा के सामने वो दुनिया में जब रहें तो उनका इन्फ्लुएंस कैसा हो, खुदा के सामने जाएँ तो वो सुरखरू हों या शर्मिंदा हों। तो इंशाल्लाह। ये विज़न बच्चों के बारे में भी जब आता है तो फिर वो रिएक्टिव बिहेवियर खत्म होना शुरू हो जाता है और फिर स्पेस दी जाती है कि उनसे भी एरर्स होंगे। जब मैं 35-40 साल का होने वाला हूँ, मुझसे एरर हो रहे हैं, अभी सीख रहा हूँ, वो तो बच्चे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उनको ये स्पेस देनी है। और वीएन बनाने में मुझे जो चीज़, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था, ये आज 2-3 अहबाब ने इसको डिस्कस भी किया है कि ये चीज़ समझ नहीं आती कि वीएन बनाते हुए मैं ये क्यों सोचूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में कैसा सोचें। तो उसपे हमने डिटेल में गुफ्तगू की थी मैंने आपसे पर्सनली, तो वो तो वाज़ेह है कि असल में इम्तिहान का मैदान यही लोग ही हैं। हम्म। मेरे लिए
फिर हमने दोस्तों ने ये डिस्कशन सर हमारी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने एक कम्युनिटी एक फिजिकल बनाई है जिसमें हम ये बात करते रहते हैं गुफ्तगू। तो हमने दोस्तों में गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू में एक दोस्त थे जिनसे मैं हमेशा मदद लेता हूँ इस हवाले से। उनका कि मुझे ये एस्पेक्ट ना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता, मुझे तो खुदा का ही लगता है कि मैंने खुदा के असल में सामने खड़ा होना है। तो मेरे लिए बड़ा सादा है कि मैं खुदा के सामने होना, तो हम्म, खुदा को दिमाग में रखते हुए जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो असल में वो सारी चीजें फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मैंने वो इंटीग्रेट किया, आप वाला आइडिया भी और वो दोस्त वाला भी। तो मुझे वीएन बनाने में जो चीज हेल्प कर रही है वो ये है कि असल में मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, मैं इन्फ्लुएंस कर, जैसे अभी आज भी गुफ्तगू हुई, मैं इन्फ्लुएंस कैसा छोड़ूंगा। तो ये मेरे लिए वीएन को होल्ड करने में मदद दे रही है इस दुनिया में। अल्टीमेट हम्म, मोटिव तो खुदा ही है, बट इस दुनिया में साधारण मैदान लोग ही हैं, उन्हीं से इंटरेक्ट करना है। तो quite ये right, मुझे बहुत ज्यादा फायदा quite दे रहा है। right. ये तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा था ताकि इसमें करेक्शन हो तो वो जरूर वो कर दें। और जो चीज़ मैंने एक महसूस किया बहुत ही, बल्कि वो हैरत अंगेज हद तक है, बहुत हर एक्शन के बाद में खुद उस रिफ्लेक्शन में चला जाता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। हम्म, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक छोटा सा वाक्य आपको कल का बयान करूँ, मतलब फौरी डेली बेसिस पे इतने रिमाइंडर्स आते हैं कि मैं सब पे वो खो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रोड पे जाता था, वापसी पे जब मैं आ रहा था तो वो दो बच्चे थे बैगर्स, और जैसे मैले कुचाले कपड़े उन्होंने पहने तो मुझे रोका कि हमें आगे छोड़ दो, हम पैदल चल चल के थक गए। तो मैंने उन्हें उठा लिया और उनको मैं उनकी झुग्गियों तक मैं छोड़ आया। वापसी में मैं सोच रहा था मैंने क्यों छोड़ा, मैंने क्यों ऐसा किया। जी मैं कर सकता था, मैं पहला जवाब ये आया मैं कर सकता था और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं हेल्प कर सकता था, करूं। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, क्या मैं अगर अच्छे कुछ कपड़े पहने हुए होते मैंने जिससे मुझे ये डर होता कि ये बच्चे मेरे साथ बैठेंगे तो कपड़े मैले हो जाएंगे, तो मैं उनको बिठाता। तो यकीन करें हम्म, जवाब नहीं मिला और रुक गया मैं। तो इसका मतलब फिर मुझे लगा कि अच्छा, दैट वाज आल्सो माय डिजायर, दैट वाज नॉट प्रिंसिपल, ये भी मेरी डिजायर थी कि मैं रफ कपड़ों में था, मैं मेरे पास टाइम था और मैं छोड़ सकता था। तो असल में तो मैंने ये, तो ये मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, इसमें भी रहनुमाई कीजिएगा। लास्ट पॉइंट इज आपने लास्ट सेशन में किया था वीएन के हवाले से, तो उसमें एक बात हुई थी रिलेशनशिप का वीएन, हम्म, रिलेशनशिप का मतलब वीएन के बारे में तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बट ये रिलेशनशिप वीएन के बारे में शायद वही बात है जो मैंने अभी की कि बच्चों के बारे में या जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उनके वीएन के बारे में भी वैसा ही सोचें जो अपने बारे में सोच रहे हैं और उनको उतनी स्पेस दी। तो यानी आपने ये ये पॉइंट। सोचा है, ये रिलेशनशिप के विजन से मेरी मुराद ये है कि एक है आपका विजन अपने बेटे के बारे में, वो तो आपका विजन है ना। यानी इस वक्त जी। मैं ये नहीं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जफर साहब का विजन, जफर साहब के वालिद साहब का विजन आपके बारे में क्या था। मैं इंटरेस्टेड ये हूँ कि आपका विजन क्या है। एक है आपका विजन उस रिलेशनशिप के बारे में जो आपका अपने बेटे के साथ है। हम्म। यानी व्हेन आई से उस रिलेशनशिप के बारे में विजन, तो बेसिकली क्या है, ये आई वुड लाइक माय सन, आज उसको maybe he is going through phases of life where he is not really interested in what I say or what I tell people or what I'm talking about most of the time. Maybe it irritates him, but someday if अगर मेरा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी बुनियादों पर रहे और वो मेरे से कुछ दूरी ना पैदा कर ले, या मैं उससे हमारा रिलेशनशिप दूरी ना में मुब्तला ना हो जाए, तो कल जब वो इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे पास भी आए, बात सुने, दुनिया की भी बात सुने समझे, लेकिन मेरे पास भी आए। ये रिलेशनशिप अगर रहेगा तब वो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो एक है हम्म। मेरा, मैं कैसा चाहता हूँ कि मेरी औलाद के साथ मेरी औलाद कैसी हो, ये एक बात है। और मैं कैसा चाहता हूँ कि मेरी औलाद के साथ या मेरी मेरी स्पाउस के साथ या मेरे दोस्तों के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा हो, ये एक और बात है। हम्म। थोड़ी सी डिफरेंट है ये, यानी काफी करीब है आप, बट इट इज नॉट अबाउट इट। देखिए आपका विजन आपकी औलाद के बारे में कुछ अरसा शायद इफेक्टिव रहेगा, उसके मुताबिक आप बिहेव करेंगे, लेकिन ये कोई लाजिम नहीं कि आपकी औलाद वो उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू कर दे। हम्म। ठीक है, वो तो अपना विजन बनाएगी, अल्लाह उसको तौफीक दे ठीक विजन बनाने की। हमने जो केयर करनी है वो असल में वो रिलेशनशिप है जो उस ताल्लुक, राइट, उस राइट, रिश्ते के साथ इसकी केयर करनी राइट, है। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें मेरा एक रोल है ना, उसमें मेरा एक जी। रोल है। आसिफ आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं बात करना चाह रहा था। कॉन्वर्सेशंस पे बात हुई अभी। कॉन्वर्सेशंस हम पे असर डालती हैं, यकीनन असर डालती हैं, और हमें उस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। जैसे तो हमें ज़िंदगी के हर मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उस हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो जब हम किसी ऐसी कंपनी में होते हैं अ, जिसमें ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जो अ, बुराई को प्रमोट करने वाली हैं, तो वो हम पे बुरा असर डालती हैं इस तरह से कि हम बुराई को ट्रिवियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बुराई के मामले में हमारी हसासियत जो है वो कम होती चली जाती है, और वहाँ अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे कि ये हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो वो हमारे अंदर सरायत करती जाएँगी। और सिमिलरली अगर हम किसी ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे अच्छाई जो है वो उसको प्रमोट करने पे कन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो वो हम पे असर डालेंगी, और अच्छाई के बारे में हमारी कमिटमेंट जो है, हमारी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो वैसे तो हमारे पास हमेशा ये चॉइस नहीं होती कि हम किसी वक़्त किस तरह की कंपनी में हैं, क्योंकि दफ़ातर में, घरों में, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, अ, शादी के मौके पे या और ऐसे मौके जहाँ पे सोशल इंटरैक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चूज़ कर सकें कि आप किस कंपनी में हैं। लेकिन उस कंपनी में रहते हुए हमें ये कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि क्या हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट कन्वर्सेशंस तो नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं, तो क्या हमने उसमें अपने आप को इंडल्ज तो नहीं कर लिया, और इंडल्ज करके हम उसी बुराई को ट्रिवियलाइज़ तो नहीं कर रहे, अपनी हसासियत को कम तो नहीं कर रहे। तो ये मुझे कहना था। आई एम फुली कन्विंस्ड कि हमारी जो कन्वर्सेशंस हैं वो हम पे असर डालती हैं। यानी आप कई जगहों पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं और उसका मौका भी ठीक होना चाहिए। अगर आपको महसूस होता है कि इस वक्त लोग इतने ज्यादा इंटेंस हैं अपनी इमोशंस में और इतनी इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और दोनों ही गलत बात कर रहे हैं, तो मैं उससे निकल जाता हूँ, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे बात हो रही है, वन टू वन हो रही है, वन टू वन बात करने में एक फायदा है, वो ये कि आप उससे ये पूछ सकते हैं कि इसका इस आई मीन आई maybe what you're saying is totally right and maybe it is a big issue, but how would it affect us अगर हम इसके बारे में बात करें, या इससे क्या होगा? ये हम इसके बारे में तो सोच सकते हैं, ये अच्छी गुफ्तगू होगी कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करते हैं, मिलके करते हैं, प्लान करते हैं, इस पे गौर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि जिसके नतीजे में हम लेट्स से इसकी अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल दें तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें शायद स्पेसिफिक जवाब दे सकूं। जनरली जो कॉन्वर्सेशन आप पर अच्छा असर नहीं डालेंगी, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। यू हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको बहुत बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करें, इसलिए क्योंकि हमें कुरान मजीद ने एक बड़ी बड़ी ही खौफनाक बात है जो कही है कि यानी तुम्हारे से तुम्हारी समो बसर ख्वाद हर चीज के बारे में वाक़ा होगा, हर चीज के बारे में। हाउ हैव यू बीन यूटिलाइजिंग इट? तो इस चीज के बारे में बहुत मोहतात हो जाएं कि कहीं मैं गलत तो नहीं यूज कर रहा। एम आई यूटिलाइजिंग माई रिसोर्सेज बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर दी अपॉर्चुनिटीज विच आई कैन, वही उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस तरह यूज हो जाएंगी तो जाया हो जाएंगी, बल्कि जाया नहीं हो जाएंगी, नुकसानदेह हो जाएंगी। इस पहलू से मैंने अपने आप को याद दिलाते रहना है और अपने साथियों को भी ठीक मौके पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई दफा गलती हमसे ये हो जाती है कि जिस वक्त मौका ठीक नहीं होता उस वक्त हम याद दिलाते हैं और उसके नतीजे में बजाय बात को पॉजिटिवली लिया जाए वो नेगेटिवली लिया चला हो जाती है बात, और वो मजीद आर्गुमेंट्स बनती चली जाती हैं। तो इस पर कर लें, मजीद बात करेंगे जी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इस इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।